नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधर और आज के इस वीडियो में चर्चा का जो मुद्दा है वो बेहद खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि वो जुड़ा है आपकी बचत से। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एफडी पर ब्याज दर 40 बेसिस पॉइंट घटा दिया सभी टेन्योर पर। सभी टेन्योर का मतलब कि 7 दिन की कम से कम एफडी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल तक की एफडी बैंक में कर सकते हैं। आप किसी भी अवधि के लिए बैंक में जब एफडी कराने जाएंगे तो आपको ब्याज दर पहले से 40 बेसिस पॉइंट कम मिलेगी। क्यों ये लगातार ब्याज दरें घट रही हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 3 महीने में 4 बार एसबीआई एफडी पर ब्याज दरें घटा चुका है। क्या है इसकी वजह? है कब तक सुधरेंगे आपकी बचतों पर रिटर्न? आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी। सर, पहला सवाल, ये बचतों पर लगातार चपत लग क्यों रही है? बचतों पर चपत लगने की सबसे बड़ी वजह पिछले 1 साल में बैंकों की तरफ से लगातार कर्ज पर ब्याज दरें कम किया जाना है। सबसे पहले जो अभी का सिनेरियो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टेट बैंक की ताज़ा कटौती को देखें तो लगभग 1% के आसपास ब्याज दरें कम हो चुकी। 40 बेसिस पॉइंट की कटौती आज हुई, इससे पहले 20 बेसिस पॉइंट की कटौती और हुई थी और उससे पहले 2 बार कटौतियाँ हुई थी। अब पूरा का पूरा बैंकिंग उद्योग एक गहरी दुविधा में फंस गया है। हमें पता है कि भारत में बैंकों के पास पूंजी का सबसे बड़ा स्रोत या उनकी पूंजी या उनके पास आने वाले संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत आम लोगों की जमा है। 90% बैंकों की 90% पूंजी जिसको वो लोगों को कर्ज के तौर पर देते हैं, अपने पास रखते हैं, उसमें आम लोगों का जमा हमारे आपके छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा केवल 10% ऐसा हिस्सा है जो बैंक बॉन्ड्स के जरिए या बाजार से निवेश के जरिए जुटाते हैं। सरकार का दबाव है बैंकों के ऊपर लगातार कि ब्याज दरों में कमी की जाए ताकि कर्ज सस्ता हो सके। कर्ज सस्ता हो तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, कंपनियां उसको कर्ज को लेंगी, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेंगी और उससे मांग आना शुरू होगी। ऐसा होता नहीं दिखता क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी है, पर बैंक लगातार ब्याज दरें घटा रहे हैं। और 2 बार पिछले 2 किश्तों में स्टेट बैंक ने लॉकडाउन के दौरान 70 बेसिस पॉइंट और 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट की है। उसके आधार पर बैंकों ने लगातार ब्याज दरों में कमी की है। कर्ज की मांग तो नहीं बढ़ी क्योंकि कर्ज की मांग तो 10-15 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर है। ऐसी मंदी में बैंक से कर्ज लेने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कर्ज पर ब्याज दरें घटाने का खामियाजा सीधे सीधे डिपॉजिटर्स के खाते में जा रहा है। और डिपॉजिटर्स को लगातार, आम लोगों को इस मुश्किल समय में, जब उनकी कमाई भी घट रही है, रोजगार पर भी दबाव है, ऐसे मुश्किल समय में उनको अपनी बचत पर रिटर्न लगातार गंवाने पड़ रहे हैं। और अब रिटर्न शुभम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर आज हम महंगाई की दर देखें मौजूदा परिस्थिति में, जिसे रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में महंगाई दर, खाद्य महंगाई की दर, खाने पीने की महंगाई की दर करीब करीब 8% से ऊपर निकल गई है और इस साल महंगाई ऊंची रहने की संभावना है। 5.5-6%, 6%, 6.5% तक महंगाई की दर रह सकती है। उसे अगर आप एसबीआई के आज के एफडी रेट से जो एसबीआई ने आज घोषित किया उससे नापने की कोशिश करें तो 5.1% है। यानी आपकी ज़िंदगी जीने की लागत जिस रफ्तार से बढ़ रही है आपकी बचत पर मिलने वाला रिटर्न उससे कम है, यानी वो माइनस में है। बिल्कुल। एक इसका दूसरा हिस्सा सर, क्योंकि बैंक की एफडी में जो बचत रखने का सबसे बड़ी वजह होती है जोखिम रहित निवेश। लोगों को ये लगता है कि कहीं और पैसा लगाएंगे, शेयर बाजार में लगाएंगे या किसी और बाजार में पैसा लगाएंगे, वहाँ जोखिम है। अगर हम एफडी में पैसा रखते हैं तो हमारी पूंजी तो कम से कम बच जाएगी। ऐसे ही जो दूसरी बचत स्कीमें हैं वो है छोटी बचत योजना है, जहाँ पे सरकार दरअसल कर्ज लेती है और उस पर वो ब्याज दरें देती है। हमने देखा कि अभी हाल में ही 1 अप्रैल से छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरें बहुत तेजी से घटाई गई। उसके भी तार कहीं ना कहीं इसी वजह से जुड़ते हैं क्या? हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर आप भारत में बचतों पर जमा का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो जहां से इसका इशारा आता है, जहां से इसका बेंचमार्क रेट आता है, वो छोटी बचत स्कीमें ही हैं। क्योंकि अंततः परोक्ष रूप से सरकार ही भारत में बचत पर रिटर्न नियंत्रित करती है। वो इंडिकेटिव रिटर्न वहीं से नियंत्रित होता है। तो यदि आप किसान विकास पत्र में पैसा लगा रहे हैं या एनएससी में पैसा लगा रहे हैं या पीपीएफ में पैसा लगा रहे हैं या सुकन्या समृद्धि में पैसा लगा रहे हैं या सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई अन्य स्कीमों में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके रिटर्न से उन पे मिलने वाली जो ब्याज दर है वो एक तरीके की बेंचमार्क दर होती है। और बैंक उसे देखकर फिर अपने यहाँ जमा पर, अलग अलग टेन्योर के जमा पर ब्याज दरें तय करते हैं, जिन्हें हम फिक्स डिपॉजिट या मियादी जमा या सावधि जमा की दरें कहते हैं। और वहाँ से उनका जो रिश्ता है वो कर्ज की ब्याज दर से होता है। अब एक इसमें दिलचस्प आंकड़ा समझने जैसा है जिससे हमें समझ में आएगा कि भारतीय बचतकर्ता इस मंदी में क्यों गंवा रहे हैं और उनका नुकसान कैसे हो रहा है। पिछले साल फरवरी 2019 से लेकर अभी तक, कोविड के इस दौर तक,
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में करीब 250 बेसिस पॉइंट की कमी की है, यानी लगभग 2.5% की कमी की है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है और उसे बेंचमार्क रेट मान लिया जाता है, क्योंकि वो इंडिकेटिव रेट होती है, उसके आधार पर बैंक अपनी ब्याज दरें तय करते हैं। इसमें जितने ये कमी हुई, इस कमी पर को लेकर लगातार बैंकों पर इस बात का दबाव बना कि आपके लिए जब रेपो रेट की दर कम कर दी गई है, और इस समय रेपो रेट की दर भारत में ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम है, इतना सस्ता कर्ज बैंकों को रिजर्व बैंक से कभी नहीं मिल रहा था, तो उसे कर्ज की दर में ट्रांसमिट किया जाए, उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए। हुआ ये कि अभी जो ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं फरवरी 19 से लेकर और मार्च 2020 के बीच में, बैंकों ने 250 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट कटौती के बदले अपनी MCLR में केवल 80 बेसिस पॉइंट की कमी की। MCLR बैंकों के कर्ज की बेंचमार्क रेट होती है, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं, जिसमें उनकी सारी लागतें मिलाकर एक रेट तय की जाती है, जिसको कि हम बेंचमार्क रेट बैंक में मानते हैं। इसके अलावा बैंक में 2 दरें और होती हैं कर्ज की। एक कर्ज की दर वो होती है जो नए लोन्स पे मिलती है, अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं तो कटौती का ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, और एक रेट वो होती है जो पुराने लोन पर लागू होती है, जिन लोगों ने पहले कर्ज ले रखा है। 80 बेसिस पॉइंट की कमी हुई केवल बैंकों की ब्याज दर में, क्योंकि बैंकों ने उतनी कटौती को पास ऑन नहीं किया अपने कर्ज लेने वालों को जितनी कटौती उन्हें मिली। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने, हम आपको याद होगा शुभम, कि इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने एक नई स्कीम, एक नए तरीके का सिस्टम जारी किया था, जिसमें कहा था कि रेपो लिंक्ड लोन दिए जाएंगे, कि रेपो रेट के बेस के ऊपर बैंक अपने लोन डिसाइड करेंगे और सीधे उन्हें लिंक करेंगे। हालांकि उसमें भी कई सारे पेच हैं, सीधे रेपो रेट का लिंक्ड लोन नहीं होता है, लेकिन ये इसकी कोशिश की गई। इसके बदले बैंकों ने 80 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिट किया ब्याज दरों में कमी के जरिए। इसके बदले जमा पर बहुत तेज़ी से कमी हुई, और पिछले एक साल में इसके बाद जमा पर करीब 50 से 53 बेसिस पॉइंट की, यानी 0.50% का रिटर्न कम हुआ। और ताज़े रिटर्न को जोड़ने जो ताजी बचत FD के रेट्स में कमी हुई है, जिसे आप अभी SBI की आज की 40%, इससे पहले की 20% और मिला लें, तो लगभग 1 से 1% के आसपास की कमी लोगों के रिटर्न में हो चुकी है, बचत पर जमा में रिटर्न में हो चुकी है। अब इसे और इसके साथ छोटी बचत स्कीमों में मिलने वाले रिटर्न दोनों को जोड़ लिया जाए, तो सामान्य व्यक्ति जो सुरक्षित निवेश तलाशता है, जिसको सुरक्षा चाहिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो क्या करता है, या तो NSE में पैसा रख देता है, किसान विकास पत्र में पैसा रख देता है, या PPF में पैसा रख देता है, या वो बैंक की FD में पैसा रख देता है। ये दोनों ही निवेश के विकल्प जिंदगी की लागत की तुलना में, महंगाई की लागत की तुलना में, कमाई में गिरावट की दृष्टि से अनाकर्षक भी हो चुके और नुकसान भी देने लगे। बिल्कुल, यानी कि सीधा गणित ये है कि RBI ने रेपो रेट घटाई, बैंकों से कहा आप कर्ज घटाइए, बैंकों ने कहा अगर हमें सस्ता कर्ज देना है, सस्ती पूंजी की जरूरत है, पूंजी हमारी आपकी बचत है, यानी कि इस पर रिटर्न घटेंगे तभी कर्ज सस्ता होगा। सर, इसका दूसरा पहलू, अगर कर्ज सस्ता होने वाली स्थिति हम देखें तो अभी जैसे देश में क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है, कर्ज लेने वालों की जो संख्या बढ़ रही है, वो 6% के आसपास, 5.7% के आसपास बढ़ रही है। उन लोगों में रिटेल लोन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी कैपेक्स नहीं हो रहा है, कंपनियां लोन नहीं ले रही हैं। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो घर खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए ये स्थिति सबसे अच्छी होगी कि लोन कितना सस्ता हो। इसके बीच का बैलेंस क्या है? अगर उसको हमें सस्ता कर्ज देना है, हमें नए घर बेचने, हमें नई गाड़ियां बेचनी, तो कर्ज सस्ता है होना जरूरी है, तो इसके बीच का फिर बैलेंस क्या है? ये बैंकिंग सेक्टर की दुविधा है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर की दुविधा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया के अन्य देशों के बैंकिंग क्षेत्र से अलग है। भारत में बैंकों के संसाधनों का मुख्य स्रोत आम लोगों की बचत है, और बैंकिंग तंत्र का अपनी बचत के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि कर्ज लेते हों, बल्कि व्यवहारिक रूप से जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से जितने लोग भारत में बैंकों का इस्तेमाल जमा रखने के लिए करते हैं, उनकी तुलना में बहुत छोटा हिस्सा बैंकों का इस्तेमाल कर्ज लेने के लिए करता है। इसलिए आप देखेंगे कि बैंकों का सबसे ज़्यादा कर्ज, 70 से 80% कर्ज इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, कॉमर्शियल क्रेडिट है, जो वो बड़े पैमाने पर उद्योगों को देते हैं। तो यानी पैसा हमारा है जो हम अपनी बचत के तौर पर रखते हैं, चाहे हमारे वेतन के से आता हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स की बचत पेंशन का पैसा हो, वो पैसा बैंक आगे लेंड करते हैं कर्ज के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और उसमें जो रिटर्न आता है उस रिटर्न के जरिए वो आपको बचत पर रिटर्न देते हैं। अब यहाँ दुविधा ये है कि अगर आपको कर्ज के जरिए इकोनॉमी को रिफ्लेट करना है, फिनांस करना है, लगातार लोगों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना है, तो फिर आप डिपॉजिटर्स के हितों के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि डिपॉजिटर आपके पास जब पैसा रखने आ रहा है तो उसे एक बेहतर रिटर्न चाहिए, क्योंकि भारत में जमा के या बचत के विकल्प बहुत सीमित हैं। बहुत सीमित ढंग से लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, बाकी तो पैसा ऐसे
एसेट्स में वो लगा रहे हैं जहाँ पे नुकसान हो रहा है पिछले वर्षों से। तो भारत का बैंकिंग सिस्टम और सरकार की पॉलिसी ये निर्धारित नहीं कर पाती कि आखिर बैंकर हैं, बैंक किसके लिए हैं, डिपॉजिटर्स के हैं या लेंडर्स के लिए हैं। बैंकों का पूरा सिस्टम कर्ज के लिए बनाया, कर्ज देने के लिए बनाया गया है, जमाकर्ताओं को रिटर्न देने के लिए बनाया गया। बैंकर्स लगातार अपनी अलग अलग बातों में कहते रहे हैं कि एक सीमा से अधिक आप डिपॉजिटर्स को प्रेशराइज नहीं कर सकते, डिपॉजिटर्स पर दबाव नहीं बना सकते। अब आप थोड़ा पीछे जाएं शुभम और देखें कि पिछले 5-6 साल में भारत में बैंकों में डिपॉजिट की रेट तेजी से गिरी है 10 साल के लोएस्ट लेवल पर। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि एक तो बैंकों में रिटर्न कम हो रहा है, जमा पर रिटर्न कम होता जा रहा है, लोग वहां से अपने पैसे निकाल कर दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक शेयर बाजार तेज था तो बैंकों की बचतें टूटी और शेयर बाजार में SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश होना शुरू हुआ। बाकी पैसा चूंकि भारत में मंदी 2-3 साल से थी तो लोगों ने अपनी बचतें तोड़कर खर्च करना भी शुरू किया। अब ये दुविधा ये है कि अगर कर्ज सस्ता करना है तो जमा भी सस्ती करनी पड़ेगी। फिर डिपॉजिटर्स को क्या मिलेगा बैंक में रखने पर? क्या हम उस स्थिति में जाएंगे जहां डिपॉजिटर्स को केवल बैंक में इंश्योरेंस मिलेगा, केवल बैंक में सुरक्षा मिलेगी, बाकी उनको रिटर्न नहीं मिलेगा? तो अगर सरकार इस व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है आगे कि धीमे धीमे भारत में बैंक में पैसा रखने पर कोई सब्सटेंशियल रिटर्न नहीं मिलने वाला। देखिए, सब्सटेंशियल रिटर्न तो शुभम खत्म हो चुका। बचत पर रिटर्न हमेशा महंगाई की दर से ही नापा जाता है। आपकी ज़िंदगी जीने की लागत जिस गति से बढ़ रही है, अगर आपकी जमा पर रिटर्न उससे कम है तो आप नुकसान में हैं, आप निगेटिव हैं, क्योंकि आपने जो अपनी गाढ़ी बचत रखी है उस पर उतना रिटर्न होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी जीने की लागत से ज़्यादा हो। अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही तो रिटर्न 7% तो कम से कम होना चाहिए। अगर 5% की महंगाई है तो रिटर्न 6% होना चाहिए। तभी आपकी कमाई और आपके जीवन स्तर को बेहतर करने की संभावना बनती है। और वो भी होना चाहिए टैक्स निकालने के बाद अगर आप 30% के ब्रैकेट में तो 5% में से तो अभी आप 1.5% और घटा दीजिए, तो आपको 3.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो टैक्स निकालने तो आपकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी? आप जितना कमा रहे हैं उस पर जो आपको मिलने वाला रिटर्न है वो आपकी जिंदगी जीने की लागत से भी ज्यादा है, और जो आप बचा रहे हैं उस पर आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली जिंदगी बेहतर कैसे होगी? ये इस दुविधा का जवाब सरकार नहीं ढूंढ पाई, और पिछले 2-3 साल में लगातार बैंकों को इस बात के लिए प्रेशर किया गया कि वो तेजी से कर्ज पर ब्याज दरें घटाएं। कर्ज कितना उठाया गया भारत में, कर्ज के पे आधारित अर्थव्यवस्था में कितने लोगों ने कर्ज लिया, उस पर कितना रिटर्न दिया, ये एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि कर्ज लेने वाले बैंकिंग सिस्टम में सीमित है, बैंकों का इस्तेमाल करने वाले, बचत के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब यहाँ से आगे रास्ता क्या है? यहाँ से आगे रास्ता है कि या तो सरकार ये सोचने की कोशिश करें या नीति नियामक के समझने की कोशिश करें कि उनको बचत के कुछ नए तरीके, कुछ नए स्रोत तैयार करने पड़ेंगे जहां पर लोग अपनी बचत रख के रिटर्न ले सकें, क्योंकि भारत में सेविंग्स के इतने सारे एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है। बहुत छोटी आबादी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, डायरेक्टली तो बहुत कम करती है, इनडायरेक्टली जो SIP या म्यूचुअल फंड्स के जरिए जाती। तो अधिकांश सीनियर सिटीजन्स, अधिकांश लोग जो अपनी छोटी छोटी बचतों को 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की FDs में जमा करके रखते हैं, उनको मिलने वाले रिटर्न अगर कम होते जाएंगे तो बैंकों के लिए भविष्य में मुसीबत बढ़ जाएगी। और यहाँ से खतरा इसीलिए हमको दिख रहा है, इसलिए आज बैंकों पर लगातार दबाव बना हुआ है। तो कर्ज पैकेज आने के बाद, आत्मनिर्भरता पैकेज आने के बाद, सरकार के बेल आउट के बाद बैंक बुरी तरह सहमे हुए हैं, उनके ऊपर मॉरिटोरियम का दबाव है। उसकी वजह यह है कि जो पूंजी का मुख्य स्रोत है बैंकों में वो सूखता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि बैंकों में पैसा रखने में उन्हें बेहतर रिटर्न नहीं मिल रहा, वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ, किसी दूसरे विकल्प की तरफ जाना शुरू करेंगे, और तब बैंकों के लिए पूंजी की समस्या खड़ी होगी। बिल्कुल। यानी कि बैंकों में अगर आप FD कराकर या छोटी बचत योजनाओं में पैसा रखकर नियमित आय कमा रहे हैं या कमाने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। चलते चलते एक जानकारी और कि अभी की स्थिति में जब भारतीय बैंकों को बड़े पैमाने पर मॉरिटोरियम के लिए कहा गया है, 6 महीने के मॉरिटोरियम के लिए कहा गया है, यानी कर्ज का भुगतान या कर्ज की वसूली टालने के लिए कहा गया है, बड़े पैमाने पर उन्हें प्रोविजनिंग करने के लिए कहा गया है, उन्हें खतरा लग रहा है कि कोविड के दौरान जो कर्ज माफ़ किए जाएंगे उससे उनको नुकसान होगा। तो इसके कारण बैंकों में पूंजी की कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है, इसके बारे में आज ही एक रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की आई है, और उसने बताया है कि अगले 1 साल में, मतलब इस साल में, वित्त वर्ष में, भारत के बैंकों को $20 बिलियन की नई पूंजी की जरूरत होगी, जिसमें सरकारी बैंकों को $13 बिलियन की पूंजी की जरूरत होगी। अब इस साइकिल को समझना जरूरी है कि जो सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज में 1.5 लाख करोड़ ही केवल सीधे खर्च कर पाई, बाकी 16-17 लाख करोड़ रुपए बैंकों पर डाल दिया गया, वो सरकार $20 बिलियन की नई पूंजी
बैंकों में कैसे डालेगी, कहाँ से डालेगी। तो क्या बैंकों को अपनी इक्विटी अपने शेयर बाजार में बेचने के लिए कहा जाएगा, फिर उनकी बैलेंस शीट सामने आएंगी, उनके आधार पर उनका क्या वैल्यूएशन होगा ये हमें पता नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चक्र है जिसमें एक तरफ बैंकर हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टर हैं, तीसरी तरफ लेंडर हैं, वो अंततः आकर जो सबसे बड़ा बेस है बैंकों का, जो मुख्य बुनियाद है इस पिरामिड की, डिपॉजिटर्स, उनकी बचत पर आकर टूटता है और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप भी नियमित आय बैंक एफडी या छोटी बचत योजनाओं से कमा रहे हैं या कमाने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब नया खेल शुरू हो गया है और इस नए खेल में पुराने नियम नहीं चलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर जुड़ेंगे कल किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।